गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। कैसी हो सोनम? ठीक है सर, आप बताइए। आई एम फाइन बेटा, थैंक यू। ओके सर। व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं बेटा? समझे बेटा, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? मयूरी आप बताओ, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? द contents of nucleus collectively called nucleons. Neutrons and protons are commonly referred to as nucleons. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू? यस, तो हीलियम में न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? हीलियम में न्यूक्लियॉन्स चार। यस, चार होंगे। हीलियम में दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं चार न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? यस, the total energy released in the process of nucleus formation is called its binding energy. And what is binding energy per nucleon? Binding energy per nucleon, अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियॉन्स की संख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो वो बन जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इस नेचर में कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? वीकेस्ट फोर्स। सबसे कमजोर कौन सा होता है? अच्छा, टोटल कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर? जो जो पता है बता दो। वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैंडरवाल फोर्सेस, यस। मैग्नेटिक फोर्स होता है, बिल्कुल ठीक है, यस। देखो कॉमन चीजें नहीं बता रहे, बढ़िया बढ़िया बता रहे। न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये भी होता है। हाँ हाँ सोनम, और कौन सा फोर्स होता है बेटा? तो सबसे आसान वाला नहीं बोला, सारे बोल दिए तुम। सर जिसकी काइनेटिक वजह से एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, gravitational force. Various forces that exist in this nature are gravitational force, electrostatic force, magnetic force, nuclear force. These are the forces and weak van der Waals forces. ठीक है, तो सबसे कमजोर फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है। और उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कई गुना स्ट्रॉन्गर होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर कौन होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। So nuclear force is the strongest force that exists in this nature. ठीक है, 100 गुना तगड़ा होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज अराउंड 100 times stronger than the Coulombic force, electrostatic force और मैग्नेटिक फोर्स यू कैन से। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि एक न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, एंड दिस एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू mc²। mc² में m क्या है? This m is known as mass defect. E is equal to mc²। This m is called mass defect, तो इसलिए हम इसको डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है किसी भी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में, इसे हम इसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए, तो इसको हम EBN से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज EB/Z, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे अब जो बात कर रहे हैं हम। दिस इज EBN एंड दिस इज A। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लीजिए। दिस इज, थोड़ा खोल लीजिए इसको, 2 4 6। तो दिस EBN इज इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट है इसकी। 2 4 6 8। यहाँ पे हम मार्क करते हैं 30 60 90
120, 150। बेटा ड्रॉ करते जाओ साथ के साथ। तो 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइन आप एक्सटेंड कर लें। यहाँ से 30 वाली लाइन को डॉटेड करके ऊपर बना लें, और यहाँ से 150, 60, 70, 170 वाली पॉइंट को डॉटेड से ऊपर निकालें। ठीक है, 56 कहाँ आएगा यहाँ पे? 56 कहाँ पे आएगा? 60 से पहले यहाँ पे कहीं 56 आएगा। 30 से नीचे, ठीक है, जो एलिमेंट के मास नंबर्स 30 से नीचे होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। तो यहाँ से जो लाइटर एलिमेंट हैं उनकी जो एनर्जी जिगजैग होती होती यहाँ क्रॉस होती, यहाँ टच करती है। इसमें हमारे हाइड्रोजन, ड्यूटेरॉन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, ये वाले सारे आ जाते हैं लोअर एलिमेंट। ठीक है, फिर इसको क्रॉस करते हुए 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पैसे जाती है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। और फिर यहाँ से सीधा इस पॉइंट को आके टच करती है, और यहाँ से फिर नीचे नीचे चली जाती है। सर एक बार फिर से समझाइए। 30 से जो छोटे एलिमेंट हैं जिनका मास नंबर 30 से कम है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम रहती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये ऐसे जिगजैग होते होते धीरे कभी ऊपर जाएगी, कभी किसी के लिए नीचे जाएगी, होती होती 30 तक आते आते 8 को क्रॉस करती है। ठीक है, तो इसलिए 30 हमने मार्क किया था यहाँ पे। ओके सर। और 56 जो है आयरन के लिए होता है, आयरन के लिए होता है, फेरस के लिए। इसके लिए मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हाईएस्ट होती है। और इस हाईएस्ट पॉइंट के बाद फिर वो वापस फॉल होने लगती है, और ये 170 पे जाके 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वापस नीचे क्रॉस करती है। हाँ, तो बेटा ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा और ऐसे ही बनाना है, आप ये ध्यान रखना है। अच्छा, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? लास्ट चैप्टर में किया था हमने। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? इस बात को ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से बाइंडिंग एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किस में आ रही है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक बहुत हाई लेवल का फोर्स है ये, जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ से हमें दो बातें बहुत स्पष्ट पता चल रही हैं। नंबर एक कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई पर न्यूक्लियन। ठीक है, एक तो ये चीज पता चल रही है क्योंकि 13.6 के तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, उसके तो यूनिट, यहाँ पे यूनिट क्या चल रहे हैं? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चल रहे हैं। तो दिस इज मच हायर इन स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू दैट ऑफ कूलम्बिक फोर्स। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पता चल रहा है कि 30 से लेके 170 के बीच में ये एनर्जी लगभग कांस्टेंट सी रहती है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ये एनर्जी लगभग कांस्टेंट रहती है। देयर इज अ कांस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द रेंज ऑफ 30 to 170। ठीक है, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पता चल रही है। इससे ये पता चलता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत दूर तक काम नहीं करता है, कुछ सर्टेन लेंथ तक काम करता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? लिख लो, जो बना लो, पहले बना लिया ये तो लिखो पॉइंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। फर्स्ट इज nuclear force is a very strong force that produces a binding energy per nucleon of the order of 8 million electron volt. 8 million electron volt. Second point is, ऐसे लिखो बेटा, over a large range of atomic masses, the binding energy per nucleon
remains nearly constant, that is 8 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो एक से तो ये पता चल रहा है कि बहुत स्ट्रांग फोर्स है, बहुत हाई एनर्जी होती है इसकी बाइंडिंग एनर्जी। और दूसरे पॉइंट से पता चल रहा है क्योंकि मास के बढ़ने के साथ साथ ये एनर्जी नहीं बढ़ रही है, मास के बढ़ने के साथ साथ ये एनर्जी बल्कि घट रही है। तो ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, थोड़ी दूर तक ही काम करता है, उसके बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। ठीक है, ये दो बातें पता चल रही हैं। ठीक है, अब इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम और क्या क्या नॉलेज ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस इसमें क्या बता रहा है, 30 से नीचे एटॉमिक मासेस लोअर देन 30, देखिए एटॉमिक मासेस लोअर देन 30 हैज लोअर बाइंडिंग एनर्जी, atomic masses lower than 30 has lower binding energy. If we add two lighter nuclei, if we add two lighter nuclei to form a bigger nuclei, then this will release a lot of nuclear energy. Release a lot of nuclear energy. Therefore, such lighter elements are good material for nuclear fusion reactions. For nuclear fusion reactions. इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कोई 25-26 के आसपास एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास का एलिमेंट हम ले लेते हैं, कोई यहाँ 25-26 जो एटॉमिक मास है जिसका, उस एलिमेंट को ले लेते हैं और उसकी बाइंडिंग एनर्जी मान लो 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, आई एम जस्ट कंसीडरिंग एन एग्जाम्पल, ध्यान दो इसमें। 25 मास नंबर हमने एज्यूम किया है और उसकी बाइंडिंग एनर्जी 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एज्यूम की। ठीक है, तो 25 मासेस को जब हम मिला देंगे तो सम अप होके कितना हो जाएगा, वो तो नया न्यूक्लियस बनेगा, उसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, मतलब अब ये बड़ा न्यूक्लियर फ्रेगमेंट बन गया 50 के आसपास, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 8.5 है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इससे क्या मतलब हुआ, 6 से वो सीधा कहां पहुंच गया, 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे बन गया, पहुंच गया। 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन अब उसकी बाइंडिंग एनर्जी हो गई। तो जब इसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी तो कितना फर्क पड़ गया, 6 से 8.5 में 2.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फर्क पड़ गया एक न्यूक्लियन के ऊपर। तो 50 न्यूक्लियन पे कितना फर्क पड़ेगा, 50 इंटू 2.5 कितना हो गया, 50 इंटू 2.5, 125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इस एक न्यूक्लियर रिएक्शन से 125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी एकदम से। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें लाइटर फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन किया जाता है टू फॉर्म बिगर फ्रेगमेंट्स, सच न्यूक्लियर रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का ये एक अच्छा तरीका है जो हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें 170 से आगे वाले एलिमेंट्स, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी वो 8 से नीचे चली गई। ठीक है, दी हेवियर एलिमेंट्स which have got mass number more than 170, they also possess lower binding energy। ठीक है, इन एलिमेंट्स के अंदर जो एक बहुत यूजफुल एलिमेंट है वो है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम को स्प्लिट करके अगर हम लाइटर फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं, अगर इसको तोड़कर हम छोटे फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी फिर ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कर्व से हमें पता चल रहा है कि इस प्रकार से हम न्यूक्लियर एनर्जी को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ठीक है, लिखिए दी हेवियर एलिमेंट्स
with mass number more than 170 also possess lower binding energy per nucleon. आगे लिखें, if we break this heavier element into smaller elements that has higher binding energy per nucleon, then this will also release a lot of nuclear energy. All such elements are therefore good material for nuclear fission reaction. फिशन का मतलब होता है तोड़ना, फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना। तो जो बड़े एलिमेंट है उनको तोड़ के छोटा करते हैं, जो छोटे एलिमेंट है उनको जोड़ के बड़ा करते हैं। तो इस प्रोसेस में, दोनों ही प्रोसेसेस के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, जिसको हम दूसरे यूजफुल पर्पसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। बहुत सारा कोयला जला के हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारा हम ऑयल जला के हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो कोयला और ऑयल, ये दोनों न्यूक्लियर, जो ये दोनों क्या है, रिजर्व्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इनको बचाने के लिए हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ये चीजें समझ में आई? आर दिस पॉइंट क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर। न्यूक्लियर फोर्स कर्व, दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अब इसको ध्यान से देखें, ये जो स्केल है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, इसका स्केल ही 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस प्रकार से। और ये जो डिस्टेंसेस यहाँ पे हमने मार्क किए हैं 1 2 3 फेम्टोमीटर में है। 1 फेम्टोमीटर इज फर्मी। 1 फेम्टोमीटर इज फर्मी, मतलब आप 1 F लिखें, 1 FM लिखें, 1 फर्मी और 1 फेम्टोमीटर, ये दोनों ही 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। ये स्केल है, ठीक है। ये डिस्टेंसेस वो डिस्टेंसेस हैं जो हम न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी न्यूक्लियन, दो न्यूक्लियन के बीच का डिस्टेंस, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन है, चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, कोई भी दो न्यूक्लियन जो अंदर होते हैं, उनकी एनर्जी इस डिस्टेंस पे, उनकी एनर्जी कुछ इस प्रकार से पजेस करती है, एग्जिस्ट करती, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंसेस है 1 फेम्टोमीटर, 2 फेम्टोमीटर, 3 फेम्टोमीटर, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी का जो मिनिमम लेवल है वो 0.8 फर्मी पे आता है। द एनर्जी रिमेन्स लोएस्ट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू न्यूक्लियॉन्स इज 0.8 फर्मी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो गया? इसका स्लोप 0 हो गया। 11th क्लास में हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? व्हेन ए फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ -dV/dr, when a force can be expressed in terms of -dV/dr, such a force is called conservative force। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, पोटेंशियल एनर्जी V से रिप्रेजेंट होती है, और R, ये R अपना स्केल है, तो dV/dr की बात कर रहे हैं। तो अब इस कर्व का स्लोप किधर है ये देखना है। लोएस्ट पॉइंट पे स्लोप कितना है इसका? लोएस्ट पॉइंट पे स्लोप कितना है यहाँ पे? जब ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाता है उसका स्लोप कितना माना जाता है? हाँ बेटा, 0। तो यहाँ पे स्लोप 0 है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स 0 है। किन्हीं भी दो न्यूक्लियन के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, वो 0 है यहाँ पे। ये पॉइंट समझ में आ रही है? क्योंकि वो अपने मिनिमम एनर्जी लेवल पे स्टेबल इस पॉइंट पर टिके हुए हैं। अब अगर हम इन दो न्यूक्लियंस को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, ये डिस्टेंस हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाएगा इनके बीच में। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाएगा तो क्या होगा? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और अगर इनको पास लाने की कोशिश करेंगे, स्क्वीज करेंगे एक दूसरे के पास, तो क्या होगा फिर?
ये एनर्जी एकदम से फिर शूट करेगी। अब यहां से इस तरफ ये स्लोप देखो क्या है, इसको नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव स्लोप इज पॉजिटिव, तो ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा जो कि इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव फोर्स हो गया। इसका मतलब दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गए। अब आप इनको दूर कर रहे हैं, आप इनको दूर कर रहे हैं, तो 3 फर्मी के डिस्टेंस तक आते आते ये फोर्स लगभग डिसअपियर हो जाता है। ये फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स डिसअपियर हो जाता है क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ नियरली 3 फर्मी, उसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मगर क्योंकि न्यूक्लियन साथ साथ सटे हुए हैं सारे, और इन्होंने एक दूसरे को बांध के रखा हुआ है। मैंने अपने साथ के 2 बंदों को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, उसने भी साथ के मेरे को भी और उसको भी पकड़ के रखा हुआ है, तो हम सब ने आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। मगर मेरा जो फोर्स है वो मेरे साथ वाले तक ही है, उससे अगले पर्सन पे उसका इफेक्ट नहीं। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इसलिए शॉर्ट रेंज है मगर है बहुत स्ट्रांग, उसका नेचर बहुत स्ट्रांग है। तो हम जो न्यूक्लियॉन्स जो स्टेबल डिस्टेंस पर हैं आपस में, वो 0.8 फर्मी के डिस्टेंस पर है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस, a strong force of attraction appears, and if the 2 nucleons are squeezed into each other, then a strong repulsive force appears. ये चीजें हमें इस से पता चल रही हैं। तो इसके 3 खास पॉइंट हैं, वो आप लोग लिख लो एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट इज द न्यूक्लियर फोर्स is a very strong force, nearly 100 times stronger than the कूलम्बिक फोर्स। जैसे 2 प्रोटॉन प्रोटॉन को आपस में रिपेल करना चाहिए, हमने यही पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मगर न्यूक्लियस में ऐसा नहीं हो रहा, बिकॉज इसके अलावा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो उससे 100 गुना स्ट्रॉन्गर है। ये रिपेल कर भी रहा होगा तो वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होने की वजह से, ठीक है, उसको ओवरकम कर लेता है। ठीक है, एंड दिस एनी 2 न्यूक्लियॉन्स, साथ में लिखिए आगे, any 2 nucleons remains stable at a distance of 0.8 Fermi. Their potential energy is minimum of the order of -100 million electron volt. If the distance is increased between 2 nucleons, a strong force of attraction appears, and if 2 nucleons are pressed into one another, a strong force of repulsion appears. Another strong Force of repulsion appears. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए, it is a short range force, means the force disappears after a distance of 3 Fermi approximately. Distance of 3 Fermi approximately. This is the main reason of the binding energy per nucleon being constant for a large number of atomic mass numbers. ठीक है, third and important point, the nuclear force is independent of the nature of nucleons. क्या मतलब हो गया? It means the force is same for proton-proton pair, comma, neutron-neutron pair and न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर। ठीक है, 3 बातें हैं।
स्ट्रॉन्ग फोर्स, दूसरा शॉर्ट रेंज फोर्स, और तीसरा इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये 3 बातें ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल आता है। ड्रॉ इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर न्यूक्लियॉन्स एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर्स। ठीक है, तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो हमने पहले किया था वो भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आता है, वो भी 3 नंबर या 5 नंबर में आता है सीधे। तो सर उसमें सारी बातें आपको बतानी।